अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु खान की तरफ से आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशन टेक्नोलॉजी है और इस वक्त हम एमफिल एजुकेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये इसका कोर्स कोड नंबर 0740 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और इस वक्त आज हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। वो क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे आप नए नॉलेज को गेन करते हैं, नई क्वालिटीज आपको टीचर्स की हमारे तक पहुंचती हैं और हम गेन करते हैं, नई चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और नए आने वाले वक्त में जो नई चीज़ें हमने अख्तियार करनी, नई लर्निंग करनी, उसको हम समझते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि बिहेवियर से पोटेंशियल जो है बच्चों का जो होता है वो बढ़ता है, उसके अंदर बेहतरी आती है। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है कि जो स्कूल की लर्निंग है इस चैप्टर के अंदर हम उसको देखेंगे, उसको किस तरह से कंडक्ट किया जाए, किस तरह बेहतर किया जाए और कैसे पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और इसके अलावा जो है हमारी जो सिविलाइजेशन है लर्निंग की वो किस तरह से प्रोग्रेस की है और किस तरह से डेवलप हुई है वक्तन फ़वक्तन, जैसे कि न्यू आइडियाज़ है, न्यू प्रोग्रेस है। नई इंसान पत्थर के ज़माने से जब वो टेक्नोलॉजी के ज़माना डिजिटल दौर में है तो उसका सफ़र भी जो है हमें टेक्नोलॉजी एजुकेशन ही की वजह से आज जो है हासिल हुआ है। उसके अलावा जो है इस चैप्टर में हम मेथडोलॉजीज के बारे में जानेंगे और टेक्निक्स जानेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, जिसके ज़रिए जो है ट्रेडिशनल लर्निंग्स और वैसे लर्निंग्स के ज़रिए किस तरह से वो इफेक्टिवली बेहतर आई हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं एक्सप्लेन लर्निंग। हम इसमें सबसे पहले जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टर्म लर्निंग के बारे में कि लर्निंग बसारे कुछ है क्या। नंबर 2 पे हम आप स्टूडेंट्स देखते हैं जैसे कि स्टेट लर्निंग थियरी, जैसे हम इसमें देखेंगे स्टेट लर्निंग थियरीज होती क्या है, मुख्तलिफ थियरीज को हम समझेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से ये होती है। नंबर 3 पे आप जानेंगे तो हमारे पास है जी अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्योरीज, कैसे हमने अप्रिशिएट हम करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्योरीज को। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 पे तुम्हारे पास है डिस्कस द मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग। हम मेथडोलॉजी बताएंगे स्टूडेंट्स लर्निंग की होती क्या है इस चैप्टर के अंदर। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 5 पे। तो ये हमारे पास है पिन पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल टेक्निक ऑन द ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस, यानी ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज वो कौन सी जो है वो आई हैं वो हम समझेंगे। दोनों को मिल यानी ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनका मिलकर जो है हम उसको इसके लिए समझें। तो ये होंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब हम स्टूडेंट्स बकायदा आगाज करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे पहले हम जानते हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ लर्निंग जैसे कि आप सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं अ थ्योरी ऑफ लर्निंग इज अ सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड आउटलुक और यानी कि जो जैसे फ़वक्तन स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊँ ये लर्निंग थ्योरी के फ़वक्तन इन्वायरमेंट जैसे चेंज हुई, जैसे लोगों का रहन सहन चेंज हुआ, ऐसे भी जो है उनकी थिंकिंग भी चेंज हुई, ऐसे उनकी एबिलिटीज चेंज हुई, ऐसे एजुकेशन भी चेंज हुई। तो इसके वक्त तो इसी जो टीचर जो है इन्होंने टीचर्स जो थे उस जमाने में उन्होंने एजुकेशन को भी जो है डेवलप किया, उसे बेहतर किया। तो इसी को हम थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जाफिये जो है वो हैं और उसको क्लासीफाई बेसिकली कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक आपके पास जो है वो है SR थ्योरी और स्टूडेंट्स यानी कि जिसे हम कहते हैं कनेक्शनिस्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ मैकेनिस्टिक एसोसिएटिव्स और SR थ्योरी जिसका नेम है। दूसरा जो है वो है जी कॉग्निटिव और गेस्टियलेट और परपोज और ऑर्गेनिजम्स ऑफ फील्ड ऑफ SOR थ्योरी के नाम से ये जो है मुंसलिक की जाती है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बाद आगे बताऊं कि ऐसा थ्योरी क्या है तो वो जनरली स्टूडेंट्स यूँ है कि वो साइकोलॉजी से आपके बारे में बताते हैं कि स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी को देख के जो है उनकी लर्निंग करनी चाहिए। और नंबर 2 पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड में SORC थ्योरी, तो ये हमें बताती है कि स्टूडेंट्स जो है इनको सॉल्विंग इनके कैसे मसले हल किए जाते हैं जिससे जो उनकी थिंकिंग जो है वो बेहतर
की जा सकती है। तो ये दो तरीके हैं, इसकी ये दो थ्योरीज है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड में, तो वो है एसोसिएट लर्निंग थ्योरी यानी बिहेवियर व्यूज, यानी कि बिहेवियर व्यू जो है उससे क्या है जी, आपके सामने स्टूडेंट्स मौजूद है। दिस लर्निंग इज फ्रॉम अ बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द व्यू लर्निंग इज फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग रिफ्लेक्ट यानी एक्वायरिंग इनोवेट, यानी कि कैसे जो है रिफ्लेक्टिव थ्योरीज को मिलके जो है एडजस्ट किया जाता है और बिहेवियर कैसे बंदे का ऑटोमेटिकली बदल जाता है लर्निंग के जरिए। इसमें स्टूडेंट्स हम ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें बता रहे सिमिलरली इफ द टू फ्रेंड्स हैव बीन seen together a number of times, seeing one makes on think of the other, they are the illustrated or associate connection. This idea of association has been the basis of conducting response theory, according to which learning consists in building up new association bonding between the stimulus and यानी कि जब दो दोस्त मिलते हैं और उनका जब आपस में रिलेशन होता है तो जो वो एक दूसरे से सीखते कनेक्शन और जो कंडक्ट होता है और उसी से जो होता है ये बॉन्डिंग जो है वो जनरेट और क्रिएट होती है। तो यही जो है यही एक लर्निंग भी इसी किस्म की चीज़ है। उसको हम आगे हम स्टूडेंट से आगे हमारे पास आता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, जैसे देख रहे हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं मेनी आइटम्स स्कूल सब्जेक्ट्स are learned more adequate through this process, reading, writing, spelling and learning more effectively through the process of condition, यानी जैसे कंडीशन स्टूडेंट्स लोगों की होंगी स्कूल में प्रोसेस किया जाएगा उसी तरह उनकी रीडिंग अच्छी होगी, उनको राइटिंग करना होगा, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। ये सब जो है एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। आगे स्टूडेंट समझाइए, आगे हमारे पास आ रहे हैं जैसे कैटेक्स एसआर बॉन्ड थ्योरी और थ्रोन्डिक्स ड्रिल एंड एरो थ्योरी। तो इस थ्योरी में जी हमें बताया गया कि ये थ्योरी 1874 से 1949 के दरमियान जी बनी और जनरली इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो है जो कि इसके बारे में काम इस पर किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स में ही काम किया गया, जिसमें जो है रिपोर्टिव रिसर्चर्स मिले उन्होंने साइकोलॉजी जेनेटिकली आपकी साइकोलॉजी कैसे इसको लर्न किया गया और उनके टेस्ट किया गया और सोशल साइकोलॉजी को भी स्टडी किया गया, जिसके तहत जो है उन्होंने जो है 3 लॉज बनाए। पहला लॉ जैसे कि आप देख रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द थॉमस थ्योरी ऑफ द लर्निंग। ये इसकी थ्योरी मैंने जिसमें इनको देखा कि किस तरह लर्निंग की जाती है, स्टूडेंट्स की क्या कमी पेश है, किस तरह से जो है वो रेडीनेस जो है उनमें होती है। आगे नंबर 2 पे हम जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जैसा लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसके तहत स्टूडेंट्स क्या था वो यूं था द second law of learning in the law of exercise, which means that the drill or practice help in increasing the effective and duration in learning, यानी कि वो बताते हैं कि वह बच्चों की ड्रिल है जब उनसे एक्सरसाइज उनसे आप सॉल्व काम करवाते हैं तो इससे क्या होता है बच्चों की जो एबिलिटी होती है इसमें इजाफा होता है। ये जो है पूर्व मसरत होती है, बेहतर होती है, इनका बेहतर आपको आउटकम इससे निकलता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसी को कंटिन्यू करते हुए जो कि आप देख सकते हैं हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट। और इसमें मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि हमें ट्रेन करने चाहिए, स्टेप्स करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप जो है हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को जिससे वो कनेक्ट कर सकें और इसके ज़रिए लर्निंग हो सके और स्ट्रेंथ बढ़ सके जो है ये स्टूडेंट्स की और सेटिस्फाई वो हो सकते हैं और नहीं सेटिस्फाई जैसे टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाई होगा, टीचर से नहीं पढ़ाएगा उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इससे फिर लॉ ऑफ इफेक्ट है और इसके अंदर जो है जो इसके 3 बेसिक जो लॉज हैं वो इससे आगे जो है वो और ये 3 बेसिक लॉज थे और इसके बाद जो 4 इसके जो है रिफ्लेक्शन जो है सब सबऑर्डिनेट लॉज है जो हमें और जिससे हेल्प कर सकते हैं आप लर्निंग की, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। नंबर 1 पे आप देखें तो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, मल्टीपल पे है द लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। नंबर सी पे हमारे से प्री potency of elements और नंबर डी पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनोलॉजी, यानी एनोलॉजी के जरिए हम जो है उनकी जो है लॉ ऑफ इफेक्ट को जो है बेहतर स्टूडेंट्स की बना सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास है जी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे वो है द लर्निंग इज चेंज इन ह्यूमन
deposition or capability which can be retained and which is not similarly attributed to the process of यानी कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है स्टूडेंट की और लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। और मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं कि आप जैसे कि स्लाइड्स में देख रहे हैं इसके अंदर जो इंक्लूड होता है लर्निंग आपकी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टूडेंट की बेहतर करने के लिए कि आपको उसके एटीट्यूड और उसके इंटरेस्ट को वैल्यू देना चाहिए ताकि जो है उसकी जो है टेंडेंसी बेहतर कर सके लर्निंग की और उसको बेटर करने के लिए डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी के लिए जो हमने जिसमें इंक्लूड लर्निंग होती है उसमें नंबर 1 हमारे पास जो है वर्बल इंफॉर्मेशन जैसे कि वर्बल इंफॉर्मेशन की वर्बली वो किस तरह से बात करें क्या उसके अंदर चीज़ है पहले में ये फिर नंबर 2 पे हमें देखना होता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स बच्चे के अंदर किस किस्म के इन्हें देखा जाता है। नंबर 3 पे कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज वो क्या है जिसके जरिए हम बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एटीट्यूड के जरिए किस तरह बच्चों को जो है इन्हांस कर सकते हैं एजुकेशन या क्लासेस। और फिर है मोटर स्किल्स है मोटर स्किल्स के लिए कैसे उन्हें जो है यूनाइट कर सकते हैं कि एजुकेशन उनकी बेहतर कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट तो इससे लर्निंग बेहतर होगी। आगे हम चलते हैं जी यानी 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग आर वो कौन सी नंबर 1 पे हमारे पास है जी सिग्नल लर्निंग यानी सिग्नल लर्निंग किस तरह से करनी है कि सिग्नल्स जैसे यानी कलर्स को कैसे बच्चा समझता है और कैसे जाइए इशारा टीचर कैसे करते हैं इससे बच्चे समझते कितना तेज रिएक्शन टाइम उससे सिग्नल लर्निंग आती है। नंबर 2 पे जी स्टिमुलस रिस्पॉन्स में स्टिमुलस लर्निंग कैसे रिस्पॉन्स रैंडमली आपको देते तो उससे समझ आता है। फिर जी चीयरिंग कैसे की जाती है उससे लर्निंग की जाती है। वर्बल एसोसिएशन कैसे की जाती है यानी पिक्चर्स कैसे उसे दिखाना जाए उसको किस तरह से वर्बली से बैठ के उसके जरिए बच्चा कैसे उस चीज़ों को रिलेट करते हैं फलानी जिससे उसकी लर्निंग उससे इंक्रीज है। फिर जी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से भी हम जो लर्निंग की कंडीशंस हम क्रिएट करते हैं जिससे बच्चों को समझते हैं कि उसमें उसको कैसा फील हो रहा है। फिर जी कंसेप्ट लर्निंग किस तरह से जो है कंसेप्चुअली बच्चों को कैसे कोई चीज़ जैसे दिल का अगर हमने उसका पिक्चर सिखानी वॉल्स या चेहरा कलर्स उसके जरिए उसे एसोसिएट कर पाते हैं। फिर जी नंबर 7 पे रूल्स कौन से फॉलो करने लर्निंग के इनको फॉलो किया जाता है क्लास के अंदर। नंबर 8 पे क्या प्रॉब्लम कैसे बच्चा सॉल्व करते इसको वो कर पाते नहीं कर पाते इसको देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स जो हमारे पास है जी नेक्स्ट स्लाइड पे फेज ऑफ एन एक्ट ऑफ लर्निंग कैसे फेज जो है एक्ट है लर्निंग का। तो उस पर नंबर 1 हमारे पास है जी मोटिवेशन दी जाती है नहीं दी जाती किसी हद तक दी जाती है कब देनी चाहिए इस सबको टीचर को समझना चाहिए फिर बच्चों को देना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है जी एप्रीहेंडिंग किस तरह से करना है इसको देखा जाता है। फिर जी एक्विजिशन नंबर 4 पे नंबर 3 पे एक्विजिशन किया जाता है। नंबर 4 पे क्या रिटेंशन की जाती है। नंबर 5 पे रिकॉल कैसे कैप्चर करना है कैसे रिकॉलिंग करनी है ये सारी चीज़। नंबर 6 पे हमारे पास है जी जनरली कोई चीज़ों को किस तरह टॉपिक्स पे किस तरह बताना है किस तरह बताना है ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। नंबर 7 पे जी परफॉर्मेंस की अच्छी है बुरी इस सब को जो है आपस में जज किया जाता है और देखा जाता है कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है। नंबर 8 पे फीडबैक बच्चों का फीडबैक लिया जाता है कि उनको जो लेक्चर है या जो भी वो तालीम है उससे सेटिस्फाइड है या बच्चों टीचर जो सारे बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देता है कि कौन सा बच्चा किस पे ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड किस पे आ रहा है या क्या बच्चे की परफॉर्मेंस कैसा बिहेवियर है सारा जो है टीचर के ऊपर जो है मुंसलिक होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये होते हैं फेज ऑफ द टीचर भी कैसे लर्न करें बच्चे भी तो ये 2 वे जो है ये 1 वे 2 वे जो है प्रोसेस होता है एक्ट ऑफ लर्निंग का स्टूडेंट्स का पूरा। आगे हम चलते हैं ये जी रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग में आता है अ टीचर इज अ डिजाइनर और मैनेजर। टीचर जो है वो बाजारे पर एक डिजाइनर है और एक मैनेजर है और स्टूडेंट्स को वो एवेल्यूएट करते हैं इसी तरह वो आगे बढ़ता है। और इसकी जो है जैसे आपने ये 4 किस्में हैं 4 चीज़ें जनरलाइजेशन इसको कंसेप्ट में किया गया है जिसको वैल्यू लर्निंग के प्रोसेस में करते हैं और जो इससे स्टूडेंट जो सीखते हैं जिसमें नंबर 1 में मैं आपको बताऊँ तो जी आपके पास है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिकॉल ऑफ प्रीवियसली लर्निंग कैपेबिलिटी यानी कि लर्निंग कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स का किस तरह बढ़ते हैं इसको देखा जाता है। नंबर 2 पे की डायरेक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट किस तरह से प्रेजेंटेशन जिससे डायरेक्टली स्टूडेंट सीखते हैं। नंबर 3 पे अगर आप आ जाए तो एक्टिवेशन ऑफ डिस्क्राइब मेंटल सेट एंड
यानी कि मेंटल सेट बच्चे का किस तरह का है, माइंड सेट किस तरह का, इसको भी जो है डेवलप किस तरह से करने टीचर का काम है। नंबर 4 पे अब हम आ जाता है प्रिविजन ऑफ फीडबैक। प्रिविजन ऑफ फीडबैक तो चाहिए, अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बच्चों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हारे पास है जी, ये है अ गुड टीचर में पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। एक अच्छा टीचर होने की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है स्टूडेंट वो आपके सामने मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है ओपन माइंडनेस, यानी कि एक इंसान जो टीचर है उसका माइंड खुला हो, वो हर बात को अगर स्टूडेंट से कोई सवाल पूछ रहे तो उसको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके मार्क्स करने बल्कि उसे वेलकम पॉजिटिव एटीट्यूड से करना चाहिए, उसे मुस्कुरा के आंख मिटे के बात करनी चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर वो बात उसे समझ नहीं आ रही। तो ये होता है ओपन माइंड होना चाहिए, उसे ढकिया लूज नहीं होनी चाहिए, उसे कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, उसे जो है अपनी सोच के ऊपर नहीं सोच सकते जो दूसरा बच्चा कह रहा हो उसे आपका जो टीचर है सोचो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हो सकती है जो बच्चा बात करे उससे आपकी टीचिंग आपकी लर्निंग में इजाफा जो है उसको पॉजिटिव नहीं। तो इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो है सेंसिटिविटी जो है टीचर को होना चाहिए, बच्चों के सेंसिटिव लेना चाहिए, बच्चों को खास तौर पर देने के और उसको कंट्रीब्यूट करने के इफेक्टिवली बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो बेहतर तरीके से जो है करती है जिनकी क्लास होती है। एम्पैथी जैसे एम्पैथी बच्चे टीचर में होनी चाहिए, एम्पैथी अगर नहीं होगी, अगर वो होल हार्टेडली जो है टीचर जो है डील नहीं करेगा स्टूडेंट से तो उसकी लैंग्वेज में नहीं समझाएगा तो बच्चा जो है वो जो है दुखी हो जाएगा। इसलिए एम्पैथी होनी चाहिए, उसको उसका ख्याल रखना चाहिए, टीचर को उसे समझना चाहिए। बेसिकली जैसे एक बाप अपने बेटे को समझे ऐसे टीचर को अपने स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। आगे जी है ऑब्जेक्टिविटी, जैसे क्या जैसे लास्ट ऑब्जेक्टिविटी, इसमें क्या चीज द रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव इज द टीचिंग प्रोफेशनल मीन्स की इसका मतलब ये कि प्रोफेशनल जो टीचर है उसे क्या चाहिए कि वो अपने जो है ऑब्जेक्टिव को लेके और इसके अंदर न्यूट्रल रहे, कोई ज़्यादा उन पर तकलीफ नहीं और पॉजिटिव तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़े जिससे जो है वो इम्प्रूवमेंट और वो रिफ्लेक्ट भी करें बच्चों की जो क्लास में उनकी बिहेवियर से भी। तो ये एक होता है पूरे का पूरा एक गुड टीचर के जो क्वालिटी है। तो फी अमानिल्लाह, यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 इख्तिताम पसीर है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आएगा और एमफिल का हम ये एमफिल एजुकेशन का ये हमारा कोर्स था। तो फी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखेगा और इस मेरे चैनल मोहम्मद सफिया खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर।